ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोकें? ग्लोबल वार्मिंग, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसों से प्रेरित है, वैश्विक समुदाय के लिए एक विकट चुनौती प्रस्तुत करती है। हालांकि इसके प्रभावों को कम करने के लिए कई रणनीतियां मौजूद हैं। इन रणनीतियों को लागू करने की तात्कालिकता को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दुनिया भर के पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर पड़ता है। यह वीडियो तकनीकी, राजनीतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोणों पर जोर देते हुए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए विभिन्न नवीन और व्यावहारिक विचारों की खोज करता है। नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण है। सौर, पवन, जल विद्युत और भूतापीय ऊर्जा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किए बिना बिजली उत्पन्न करते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में निवेश से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, सौर पैनल और पवन टरबाइन तेजी से कुशल और लागत प्रभावी हो गए हैं, जिससे वे कोयले और प्राकृतिक गैस के व्यवहार्य विकल्प बन गए हैं। जर्मनी और डेनमार्क जैसे देशों ने ऊर्जा मांगों को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। ऊर्जा दक्षता में सुधार एक और महत्वपूर्ण रणनीति है। इसमें कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए इमारतों, परिवहन और औद्योगिक प्रक्रियाओं को उन्नत करना शामिल है। उदाहरण के लिए, बेहतर इंसुलेशन और ऊर्जा कुशल खिड़कियों वाले घरों को रेट्रोफिटिंग करने से हीटिंग और कूलिंग की जरूरतें कम हो सकती हैं। इसी प्रकार ऊर्जा कुशल उपकरण और एलईडी लाइटिंग कम बिजली की खपत करते हैं। परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहन और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां गैसोलीन से चलने वाली कारों के लिए हरित विकल्प प्रदान करती हैं। सरकारें इन परिवर्तनों को सब्सिडी, टैक्स क्रेडिट और विनियमों के माध्यम से प्रोत्साहित कर सकती हैं। कार्बन कैप्चर और भंडारण, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक बिजली संयंत्रों और औद्योगिक सुविधाओं जैसे स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कैप्चर करती है और इसे भूमिगत संग्रहित करती है। अभी भी विकास के चरण में रहते हुए कार्बन कैप्चर और भंडारण उन क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करने का वादा करता है जिन्हें डिकार्बोनाइज करना कठिन है। नॉर्वे और कनाडा जैसे देशों में पायलट परियोजनाएं इस दृष्टिकोण की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करती हैं। इसके अतिरिक्त डायरेक्ट एयर कैप्चर तकनीक, जो वायुमंडल से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, उच्च लागत और ऊर्जा आवश्यकता के बावजूद एक पूरक समाधान का प्रतिनिधित्व करती है। पुनर्वनीकरण और वनरोपण, रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन। वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। पुनर्वनीकरण वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में दोबारा पेड़ लगाना और वनरोपण पहले से गैरवनाच्छादित क्षेत्रों में पेड़ लगाना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को काफी कम कर सकता है। बॉन्ड चैलेंज जैसी पहल का उद्देश्य लाखों हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना है। इसके अलावा मौजूदा वनों, विशेषकर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। ये पारिस्थितिकी तंत्र न केवल कार्बन को अलग करते हैं, बल्कि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों का भी समर्थन करते हैं। स्थायी कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कृषि, पशुधन से मीथेन उत्सर्जन, उर्वरकों से नाइट्रस ऑक्साइड और कृषि भूमि के लिए वनों की कटाई के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। बिना जुताई वाली खेती
कवर फसल और कृषि वानिकी जैसी तकनीकें मिट्टी के स्वास्थ्य और कार्बन छांटने को बढ़ाती हैं। मांस की खपत कम करने और पौधे आधारित आहार की ओर बढ़ने से मीथेन उत्सर्जन कम हो सकता है। इसके अतिरिक्त सटीक कृषि जैसे नवाचार, जो संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, दक्षता बढ़ा सकते हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकते हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बर्बादी को कम करती है और संसाधनों के निरंतर उपयोग को बढ़ावा देती है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था के विपरीत है, जो टेक, मेक, डिस्पोज मॉडल का पालन करती है। स्थायित्व यानी कि ड्यूरेबिलिटी, पुनः उपयोग यानी कि रीयूज और पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइक्लेबिलिटी के लिए उत्पादों को डिजाइन करके और द्वितीयक कच्चे माल यानी कि सेकेंडरी रॉ मटेरियल के लिए बाजार बनाकर एक चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीनहाउस गैसेस उत्सर्जन को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए, एल्यूमीनियम के पुनर्चक्रण से कच्चे माल से इसके उत्पादन के लिए आवश्यक 95% ऊर्जा की बचत होती है। कंपनियां और सरकारें नीतियों, प्रोत्साहनों और उपभोक्ता शिक्षा के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को लागू करने के लिए सहयोग कर सकती हैं। नीति और विनियमन, पॉलिसी एंड रेगुलेशन। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में सरकारी नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र जैसे कार्बन कर यानी कि कार्बन टैक्स या कैप एंड ट्रेड सिस्टम उत्सर्जन को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन बनाते हैं। यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, यूरोपियन यूनियन एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम, कैप एंड ट्रेड प्रणाली का एक सफल उदाहरण है, जिसने पूरे यूरोप में उत्सर्जन कम करने में मदद की है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सब्सिडी, वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानक और ऊर्जा दक्षता को अनिवार्य बनाने वाले बिल्डिंग कोड अन्य प्रभावी उपाय हैं। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करके वैश्विक प्रयासों को एकजुट करना है। तकनीकी नवाचार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। उभरती प्रौद्योगिकियां ग्रीनहाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करने के लिए नए रास्ते पेश करती हैं। बैटरी भंडारण, बैटरी स्टोरेज में प्रगति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की रुक कर होने वाली समस्या को संबोधित कर सकती है, जिससे वे अधिक विश्वसनीय बन सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन ईंधन भारी उद्योग और परिवहन जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है। स्मार्ट ग्रिड अधिक कुशल बिजली वितरण और नवीकरणीय स्रोतों के एकीकरण को सक्षम बनाता है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्मार्ट घरों से लेकर औद्योगिक प्रक्रियाओं तक विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित कर सकती है। व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है। जन जागरूकता अभियान लोगों को उनकी पसंद के प्रभावों और टिकाऊ जीवन के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। ऊर्जा की खपत कम करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और अपशिष्ट यानी कि वेस्ट को कम करना जैसे सरल तरीके सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर लाती है। स्थिरता की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को प्रोत्साहित करना, शिक्षा, सामुदायिक पहल और पर्यावरणीय प्रबंधन को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक मानदंडों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया यानी कि कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी, ज्ञान और संसाधनों को साझा करने के लिए देशों को मिलकर काम करना चाहिए।
विकसित राष्ट्र विकासशील देशों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और जलवायु प्रभावों के खिलाफ लचीलापन बनाने में सहायता कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे मंच राष्ट्रों के बीच बातचीत और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग तंत्र कमजोर क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करते हैं। शहरी नियोजन और टिकाऊ शहर, अर्बन प्लानिंग एंड सस्टेनेबल सिटीज। शहरी क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन वे शमन यानी कि मिटिगेशन के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करते हैं। टिकाऊ शहरी नियोजन ऊर्जा कुशल इमारतों, हरित स्थानों और बेहतर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से उत्सर्जन यानी कि एमिशंस को कम कर सकता है। कोपेनहेगन और सिंगापुर जैसे शहरों ने कार्बन तटस्थ यानी कि कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए व्यापक योजनाएं लागू की हैं, जिसमें जिला हीटिंग सिस्टम यानी कि डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम्स और एकीकृत सार्वजनिक पारगमन नेटवर्क यानी कि इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांजिट नेटवर्क्स जैसे नए समाधान प्रदर्शित किए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियां संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके स्थिरता को और बढ़ा सकती हैं। जलवायु लचीलापन और अनुकूलन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड अडैप्टेशन। जबकि शमन प्रयास यानी कि मिटिगेशन एफर्ट्स महत्वपूर्ण हैं, जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य प्रभावों यानी कि इनेविटेबल इम्पैक्ट्स को अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जलवायु लचीलेपन यानी कि क्लाइमेट रेजिलियंस के निर्माण में हीट वेव, बाढ़ और तूफान जैसी जलवायु संबंधी घटनाओं के लिए तैयारी करना और उनका जवाब देना शामिल है। रणनीतियों में लचीला बुनियादी ढांचा विकसित करना, मैंग्रोव जैसी प्राकृतिक बाधाओं के माध्यम से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना और भोजन और जल सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। राष्ट्रीय नीतियों और योजना में अनुकूलन उपायों को एकीकृत करने से खतरे को कम किया जा सकता है और जलवायु प्रभावों से निपटने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो तकनीकी नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नीति उपायों यानी कि पॉलिसी मेजर्स, टिकाऊ प्रथाओं यानी कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और व्यवहारिक परिवर्तनों यानी कि बिहेवियरल चेंजेस को जोड़ती है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज, पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना यानी कि प्रमोशन ऑफ रिफॉरेस्टेशन और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना प्रमुख रणनीतियां हैं। इसके अलावा इन परिवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत सरकारी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सार्वजनिक जागरूकता महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है। व्यक्तियों, समुदायों, व्यवसायों और सरकारों का सामूहिक प्रयास एक टिकाऊ और लचीले भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।